क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और शायद हमें पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, केवल इंट्रोडक्शन समझे थे। किसी ट्रायंगल में कैसे हाइपोटेनस को छोड़कर बाकी हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा साइड उसका परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, यही ना? बाकी और कुछ तो नहीं देखे थे। जैसे पीछे हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारी पीछे बातें हैं, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, फटाफट उसका रिवाइज कर लेते हैं। देख लो, पीछे वाले वीडियो में आप देख ही चुके होंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगो प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्रिगो को क्या कहते हैं? 3 साइड एंगल, यानी गोनो का मतलब होता है या तो गोनो को क्या कह लो, साइड कह लो या एंगल कह लो। उसके बाद मेट्रॉन यानी मेजरमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? यानी ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की भुजाओं, कोणों तथा उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड रिलेटेड क्वेश्चन टू इट। क्लियर है ना? अब देखो बाबू, आगे बढ़े तो फिर हमें एक नया वर्ड मिला कि भुजा तो समझ ही में आ रहा है, लेकिन कोण क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री में कोण 2 तरह का होता है भाई, एक पॉजिटिव एंगल और एक निगेटिव एंगल। एक पॉजिटिव एंगल और एक निगेटिव एंगल। यानी किसी समतल में कोई अब कोण की बात करते हैं, तो किसी समतल में कोई परिक्रमी रेखा घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो उसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। बीच की दूरी को कोण कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे कि एक परिक्रमी रेखा है और घूमते 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 आकर यहाँ रुक गई, तो यह इसका जो हम देखेंगे ओ और ए प्रारंभिक स्थिति, ओ ए और प्रारंभिक स्थिति, ओ ए प्रारंभिक स्थिति, ओ बी अंतिम स्थिति, तो इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? बीच की दूरी को। इतनी बात समझ में आ गई? बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इतनी बात समझ में आई? अब यही चीज़ हम लोग आगे भी देखे होंगे कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। ओ ए क्या है भाई? प्रारंभिक स्थिति। ओ बी क्या है? अंतिम स्थिति। दोनों के बीच का जो दूरी हुआ वो क्या हुआ? कोण हुआ। यहाँ भी ओ ए क्या है? प्रारंभिक स्थिति। ओ बी क्या है? फाइनल स्थिति। क्या बना बाबू? कोण बना। यहाँ एक पॉजिटिव कोण और निगेटिव कोण बना। यानी रेखा के घूमने के आधार पे, रेखा के कोण कितने प्रकार के? रेखा के घूमने के आधार पे एक घड़ी की दिशा में रेखा घूमेगी और एक पंखा की दिशा में चलिए, पंखा की दिशा में ऐसे और ऐसे। तो पंखा घूमेगा ऐसे तो हवा नीचे देगा, लेकिन पंखा जब ऐसा घूमना शुरू कर देगा हवा ऊपर देगा। क्लियर है ना? यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन रेखा का कितने प्रकार से होता है भाई? 2 प्रकार से, एक क्लॉकवाइज रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या बनता है भाई? निगेटिव एंगल। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में जब कोई कोण घूमेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉजिटिव एंगल। और घड़ी की दिशा में कोई कोण रेखा घूमेगा तो उसको क्या कहेंगे? इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का पढ़ चुके हैं ना? पीछे के एक वीडियो में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने कहा कि क्या कहा कि किसी कोण के सापेक्ष, किसी कोण के, न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। यानी न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बाबू? 6। कितने होते हैं? 6। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन, साइन को, साइन का उल्टा, रिवर्स प्रोसेस, REVERS, रिवर्स या इनवर्स कुछ भी कहो। तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। क्लियर है ना? अब साइन, कॉस, सेक, कॉट हो गया, टैन। अब देखो साइन, अब साइन क्या है? तो समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात है। कॉस भी वही है, टैन भी वही है, कॉसेक, सेक, कॉट भी वही है। ये सभी किसी 2 त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात है। अब पता नहीं चल रहा है
कि कौन सी भुजा का अनुपात है, कौन सी भुजा का अनुपात है। तो हमने एक त्रिभुज लेकर समझने का प्रयास किया कि इस त्रिभुज में साइन का मतलब क्या है। तो AB अपॉन AC हो सकता है या BC अपॉन, तो दोनों में नीचे AC तो फिक्स हो गया, लेकिन ऊपर फिक्स करना है। तो इसके लिए अब हमें साइन के साथ क्या लेना पड़ेगा, थीटा लेना पड़ेगा। साइन के साथ क्या लेना पड़ेगा, थीटा लेना पड़ेगा। थीटा डिटरमाइन करेगा कि कौन सी भुजा को लेंगे और कौन सी भुजा को नहीं लेंगे। अब तो समझ में आ रहा है ना, थीटा क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि कौन सी भुजा को लेना है, कौन सी भुजा को नहीं लेना। अब तो समझ में आ रहा है पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया और त्रिभुज में हम नॉर्मली पढ़कर आए कि इस भुजा को क्या कहते हैं, लंब, और इस भुजा को आधार। बाकी जो कर्ण है वो दिखाई दे रहा है। तो P बराबर लंब परपेंडिकुलर, B बराबर बेस यानी आधार, और H बराबर हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो अब जरा सोचो कि थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, थीटा की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, यानी ए भुजा अब क्या हो जाएगी, लंब। थीटा की संलग्न भुजा को आधार। क्लियर है ना। तो थीटा की सम्मुख भुजा को लंब कहा गया, थीटा की संलग्न भुजा को आधार कहा गया। इतनी बातें समझ में आ रही है ना। तो अब इसी तरह से फिर यहाँ भी देखा गया कि अगर हमने ऊपर थीटा को लिया तो जो सामने की भुजा थी उसको लंब, और जो संलग्न भुजा थी आधार, जो एडजेसेंट साइड है उसको क्या कहेंगे, आधार, और जो अपोजिट साइड है उसको क्या कहेंगे, लंब। इतनी बात समझ में आ रही है ना। परपेंडिकुलर बेस में अंतर समझ में आया था, पिछले वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़े थे। आज केवल रिवाइज किया जा रहा है, आज केवल रिवाइज किया जा रहा है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। अब देखो आगे हम लोगों का ये आपके बुक से लिया गया है, और बुक से हमने दो बातें ली। पहली आकृति 8.4 लिया गया और दूसरी आकृति 8.5। ये स्पष्ट रूप से समझाया कि कोण ए को हमने क्या माना, थीटा माना। क्या माना बाबू, थीटा। तो ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा को आपने क्या मान लिया, लंब। संलग्न भुजा को क्या मान लिया, आधार। यहाँ कह रहा है कि कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा। अब तो समझ में आ रहा है। तो जो संलग्न भुजा है उसको आधार, और जो सम्मुख भुजा है उसको लंब। वही चीज़ यहाँ दिखाया गया कि कोण ए का साइन, कोण ए का साइन, इसको क्या कह सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन ए। कॉस ए का साइन यानी कोसाइन कहा है ना, तो कोसाइन को कॉस, और इसके लिए कॉस ए लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, टैन ए लिख सकते हैं। यानी टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, टैन। कोसेकेंट को शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक, सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में, और कोटेंजेंट को कॉट। तो इन सब में कॉसेक ए, इसमें सेक ए, और इसमें कॉट ए लिख सकते हैं। क्लियर है ना। वही यहाँ लिखा गया, साइन ए बराबर कॉस ए बराबर टैन ए बराबर। क्लियर है। आगे बढ़े थे तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर लिए थे, ये सारी चीज़ें कर लिए थे, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ कि आगे देखते हैं। तो अब हमको क्या करना है, एक कुछ बातें बतानी है, कुछ फार्मूला बता देना, कुछ फार्मूला। तो हल्का हल्का, और उसके बाद किताब का क्वेश्चन करवा देंगे 8.1। क्लियर है ना। 8.1। अब देखो 8.1 करने से पहले क्या क्या टॉपिक्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या टॉपिक्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। चलो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। चलोगे बाबू, पाइथागोरस थ्योरम देखोगे। आप क्या पढ़ कर आए थे बचपन से, कर्ण टोटल द होल स्क्वायर बराबर लंब द स्क्वायर प्लस आधार द होल स्क्वायर, लंब द होल स्क्वायर प्लस आधार द होल स्क्वायर, यही ना पढ़ कर आए थे। अच्छा, कर्ण के लिए आपने क्या लिखा था, एच स्क्वायर, और लंब के लिए क्या लिखा था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको h का मान निकालना है, तो h इक्वल टू क्या करेंगे, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात मिल गई बाबू। अगर हमें या में क्या चाहिए,
हमें केवल p का मान चाहिए, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, केवल b का मान चाहिए, बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। या में हमको p का मान चाहिए तो रूट ओवर क्या लगा लेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या में हमको केवल b का मान चाहिए तो रूट ओवर क्या लगा लेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बचपन की कहानी है पाइथागोरस थ्योरम की, ये बचपन की कहानी है पाइथागोरस थ्योरम की। आसानी से आप क्या कर लोगे, समझ सकते हो, कोई दिक्कत। अब चलो, अब देखो बाबू, अब और कुछ फार्मूला बनता है। तो जैसे हमने त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज में देखोगे मेरे बाबू कि अगर यह भुजा ए बी और सी है, जिसका बी कोण समकोण है, 90 डिग्री है, इसका मान 3 है, इसका मान 5 है, तो बी सी बराबर क्या करोगे, अगर हम इस कोण को थीटा माने तो आप नॉर्मली जानते हो कि ए सी क्या है, कर्ण है, और ए सी स्क्वायर माइनस क्या करोगे, ए बी स्क्वायर, यानी ए लंब हो गया, ई क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो बी सी का मान और रूट में लगा लोगे तो 5 टोटल द होल स्क्वायर माइनस क्या करोगे, 3 टोटल द होल स्क्वायर। अब 5 पचम 25 माइनस 9 और रूट 16/4, यानी इसका मान कितना मिल गया, 4। इसका मान कितना मिल गया, किससे निकाले हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब तो समझ में आ रहा। उसी तरह से कोई त्रिभुज दे दे, ध्यान से देखना, और इस त्रिभुज में दे दे बाबू ये 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना होगा, ए बी और सी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, कर्ण, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो ए कर्ण हो गया, बी सी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मान क्या निकालना है, ए सी का। तो ए सी कह रहे हैं, ए बी का मान किसका निकालना है, ए बी का। तो कुछ नहीं, यानी कर्ण टोटल द होल स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान 25 है, द होल स्क्वायर माइनस 7 द होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 576। 24 द होल स्क्वायर, 24 द होल स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24, यानी इसका मान कितना होगा, 24 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से अगर हम कोई त्रिभुज लें और इस त्रिभुज में ये 8 हो जाए, ए 8 हो जाए, ए 10 हो जाए, तो ये कितना होगा, 6 होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकाल लेना है, पहला काम आपका होगा। सवाल बनाते वक्त क्या करोगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकाल लोगे। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उसके हिसाब से जो कोण कह रहा होगा उस कोण को थीटा डिटरमाइन करना है, उसके बाद से लंब और आधार मानना है। समझ में आ रहा है ना। पहले बिना लंब आधार किए आपको क्या करना है, तीनों भुजाओं का मान निकालना है, तीनों भुजाओं का मान निकालना है। सपोज डैट मान लीजिए कि कोई त्रिभुज हो जाए, देख लो मेरे बाबू, यह एक त्रिभुज हो जाए और इस त्रिभुज में यह 13 है, ये 5 है, तो सीधा सीधी बात है कि ये 12 होगा भाई, क्योंकि 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 12 द होल स्क्वायर, यानी 12 होगा। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी पाइथागोरस थ्योरम अपनाना है। क्या अपनाना है, पाइथागोरस थ्योरम अपनाना। अब तो समझ में आ रहा। अब पाइथागोरस थ्योरम के बाद कुछ फॉर्मूला होगा, क्या होगा, फॉर्मूला। तो इसको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। चलिए हो गया, आगे बढ़े, चलो। अब देखो तो बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सुनिए, अब थोड़ा सा देखो बाबू, इधर देखो। अब करते क्या है ना कि अब हम कुछ सम स्पेशल फार्मूला देखते हैं, यानी सम फार्मूला, यानी कुछ सूत्र देखते हैं, कुछ सूत्र देखते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र ले लो, महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लो। फार्मूला में सबसे पहला देखोगे, पहला कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर मान कितना मिलता है भाई, 1। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर मान कितना मिलता है, 1। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना है
तो 1 अपन क्या बन जाएगा भाई, कॉसेक थीटा, या हमें केवल कॉसेक थीटा का मान निकालना है तो क्या बनेगा 1 अपन साइन थीटा, 1 अपन, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। दूसरा देख लो भाई, फॉर्मूला कहता है दूसरा कि हम पढ़कर आए कि कॉस थीटा प्लस क्या को गुणे सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें कॉस थीटा का मान निकालना है तो 1 अपॉन क्या कर सकते हैं, सेक थीटा, या हमें केवल सेक थीटा का मान निकालना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलो तीसरा बात अगर हम करें, तीसरा फॉर्मूला की बात करें तो हमें पढ़ना है कि टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू मान कितना होता है, 1 होता है। अगर हमको यहाँ से टैन थीटा का मान निकालना है तो 1 अपन कॉट थीटा बनेगा ना, या हमें यहाँ से कॉट थीटा का मान निकालना है तो 1 अपन टैन थीटा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इतनी बात समझेगा, नहीं समझे, समझेगा, कोई दिक्कत। अब जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, एक छोटा सा मेरे पास एग्जाम्पल देखो भाई, एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, क्या है बाबू, समकोण है, राइट एंगल है, यानी इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है। इतनी बात समझ में आ रही है ना, पक्का, कोई दिक्कत, पीछे वाले बाबू समझ में आ रहा है, पक्का। चलो तो अब जरा सोचो, ये समकोण है, अब AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, अनुपातों को ज्ञात करें। देख लो भाई कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि त्रिभुज ABC में विकोण B समकोण है तथा AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो अब जरा सोचो कि पहले तो तुम्हारा काम क्या होगा, पहला काम क्या होगा तुम्हारा, क्या बनाना, पहले तो त्रिभुज बनाना काम होगा ना, पहले क्या करोगे, त्रिभुज बनाओगे। चलो भाई क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, दिख रहा है ना ऊपर, कैमरा में देख के बता दीजिए, दिख रहा है, ABC 90 डिग्री हो गए, AB का मान कितनो है 3 सेंटीमीटर, AC का मान 5 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है भाई कि अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो BC इक्वल क्या लिखेंगे हम, AC द होल स्क्वायर माइनस AB द, यही पड़ गया है ना, BC का मान 5 टोटल द होल स्क्वायर माइनस 3 टोटल द बराबर √/16 बराबर 4, यानी इसका मान मिल गया भाई 4। अब कोण C, तो साइन C चाहिए, साइन C के सामने की भुजा लंब, यानी P/H पढ़े थे, P का काम कौन सी, AB/H का काम AC, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, E P हो गया, E H हो गया और E B हो गया, समझ में आ रहा है ना। AB का मान 4 AC का मान 5, cos C B/H, B/H, हाँ 3 होगा, आई एम सॉरी, B/H, B का मान कौन सी भुजा, BC, H का मान कौन सी भुजा, AC, बराबर 4/5। अब देखो मेरे बाबू tan C,
P अपॉन B पढ़ कर आए थे, तो P का काम कौन सी भुजा, AB, और B का काम कौन सी भुजा, BC। यानी अब क्या करोगे, 3/4, बाकी का इसका उल्टा कॉसेक C, और इसका सेक C, और टैन कॉट C। आप निकालोगे ना HW में, पक्का? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? हाँ, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। इसे बढ़िया चालू कर देना चाहिए था। हाँ चलो, अच्छा बात बताओ तो चालू करके, कैमरा चालू करके बताओ। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ से बाहर निकलना है। अब तो समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़े हम लोग, पक्का? ये तो हो गया। अब देखो थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए, 8.1 एक्सरसाइज 8.1। चलो बाबू, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी, NCERT, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों निकाल लोगे। सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, असम, बंगाल, झारखंड, जो भी बोर्ड है आपका। समझ में आ रहा है ना? अरे आप अलग अलग गोले से आए हो ना, आप इस गोले के तो हो नहीं, अलग अलग गोले से आए हैं। तो जिस गोले से आप हैं वहाँ जो भी बुक चलता है आप निकाल लो। 8.1 एनसीईआरटी का, बिल्कुल एनसीईआरटी का, जिस मीडियम में है कोई मतलब नहीं है। चलो एनसीईआरटी का मीडियम आपका जो भी हो, आप फटाफट निकालो एनसीईआरटी, फटाफट निकालो मेरे बब्बू। ये एनसीईआरटी बुक हो गया आपका, और एनसीईआरटी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिए हैं। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ देख लो। चलो एनसीईआरटी में आपकी बातें कुछ दी गई हैं, उन थोड़े से बातों को देख लो मेरे बाबू। सुनो गाँव वाले, सुनो गाँव वाले, देखो त्रिकोणमिति आ गया। देखो साइन शब्द का प्रयोग, शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी पूर्व आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। उनको नमस्कार, ठीक है। उनके किताब आर्यभट्टियम में क्या मिलता है? साइन शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। उन्होंने किसका प्रयोग किया था? साइन शब्द का, 500 ईस्वी पूर्व, बहुत पहले। समझ में आ रहा है ना? अपने किताब में ये थे आर्यभट्ट देवता, ठीक है। डमरू बजा रहे हैं खरताल लेकर और भजन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? रघुपति राघव राजा राम कर रहे हैं ना? हाँ, आगे वाली लाइन आप पूरा कर लेना। अब देखो आर्यभट्ट ने शब्द अर्धज्या का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था। समझने का प्रयोग करो। अर्धज्या का प्रयोग अर्धजीवा, ये एक त्रिवृत्त हो गया, और इस वृत्त में ए जीवा हो गई, और जीवा ए ना खींचकर हम क्या करें? इस वृत्त में हम व्यास को क्या करें? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मान लेंगे। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट चॉर्ड ऑफ ए सर्किल। पढ़े है ना कि किसी वृत्त में उसका व्यास, उसका डायामीटर, उसका सबसे बड़ा जीवा यानी चॉर्ड होता है। कॉर्ड होता है, जो भी हो, चॉर्ड कॉर्ड आप जो भी पढ़ो, कोई दिक्कत? प्रोनाउंसिएशन भैया आपका, प्रोनाउंसिएशन आपका, ठीक है, यानी ए वाला। समझ में आ रहा है ना? कॉर्ड पढ़ना है तो कॉर्ड पढ़ो, चॉर्ड पढ़ना है तो चॉर्ड पढ़ो, जो मर्जी वो पढ़ो। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? हाँ, क्योंकि ये इंग्लिश अपनी भाषा तो है नहीं, ये ससुरी लतखोर भाषा है। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या पढ़ते हो तुम लोग? बट। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हो? पट पढ़ो। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये देखो तो क्या लिखे हम? ये लतखोर भाषा है, केमिस्ट्री लिखे है ना? अच्छा, इसको क्या लिखे हो? कोपड़ा पढ़ो, पढ़ लो कोपड़ा। तो ये ससुरी लतखोर भाषा है। इंग्लिश क्या है? बट अब अभी ग्लोबलाइज हो गया है तो पढ़ लो।
भावनाओं को समझो, पढ़ना वही है। तो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन है, एक दिन और समझाते हैं ना कि इसी च को कोई क पढ़ेगा, कोई च पढ़ेगा, अपने अपने टोन के हिसाब से पढ़ना है, कोई दिक्कत। चलो, तो अब अर्ध जीवा यानी इसके लिए रेडियस, रेडियस ये जीवा हो गए, तो अर्ध जीवा यानी डायामीटर को लेंगे और उसका आधा करेंगे तो हमें उसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रही है बालिके? टुकुर टुकुर देख रही हो, जुल्फे तो है नहीं, चेहरा ही देख लो, बाकी समझ में त्रिकोणमिति तो तेरे को आने वाला है नहीं, क्योंकि तेरे को ट्रिग्नोमेट्री तो समझ में आने वाला नहीं है। तेरे शकल पे जो दिख रहा है ना एक्सप्रेशन, क्योंकि घर जाके तेरे को पढ़ना तो है नहीं। हाँ, तो टुकुर टुकुर चेहरा ही देख लो, जुल्फे तो हम ढक लिए हैं। अब देखो, तो ए जो आधा हम क्या कर रहे हैं कि इसको व्यास कहेंगे, मतलब ए ले लिया, बी ले लिया और ओ ले लिया, तो ए ओ बी है क्या? व्यास है ना। व्यास को क्या करोगे? डायमीटर करोगे। अब इसका आधा लोगे तो ए ओ लोगे, बराबर होगा ओ बी के, और इसको क्या कहोगे भाई? त्रिज्या कहोगे, यानी रेडियस कहोगे। क्या कहोगे? दिख रहा है ना। तो अब देखो, अर्ध जेया ये का प्रयोग अर्ध जीवा के लिए किया गया था, और इसी को क्या कहोगे? अर्ध जीवा कहोगे या जया कहोगे, या क्या कहोगे? जया। वचन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने समय अंतराल में जिया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया, समय बदला और इसने अर्ध जया को छोड़कर क्या लिया? जीवा का रूप लिया, यानी जिया का रूप ले लिया। रूप बदलते गया, रूप बदलते गया। समझ में आ रहा है ना? मैंने मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, यानी वो कह रही है ससुरी कि तुम बदलोगे नहीं ना मौसम की तरह, लेकिन ये है कि बदलबे करेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ई कहता है कि मैं जो जी रहा हूँ वजह कोई और है। समझ में आ रहा है ना भाई? जीने का वजह ऑक्सीजन है यार, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? और मैं कहूँ कि मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, तो फिर मर ही जाएंगे आज ही, क्योंकि जीने का वजह कोई और है। तो इसलिए मौसम की तरह बदलना जरूरी है। अब पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया। पहले इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था, फिर इसका अरबिक ट्रांसलेशन किया गया। कौन ट्रांसलेशन? अरबिक ट्रांसलेशन। उसके बाद से देख लो, तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया, यानी अरबी भाषा में जीवा को भी क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ वक्र है। साइनस, साइनस का मतलब क्या है? वक्र। तो यूं जाओ, यूं जाओ, यूं जाओ। समझ में आ रहा है ना? नागिन डांस, साइकिल आप रोड पे लेके जाते हो ना, तो ऐसे ऐसे नागिन डांस कराते हो, और जैसे आप गिरते हो पच दे आपका सारा लाइव हो जा छिटा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो वही साइनस का मतलब, जबकि अरबिक रूपांतरण को लैटिन भाषा में अनुदित किया गया। अरबिक रूपांतरित को क्या किया गया? लैटिन भाषा में अनुदित किया गया। आगे बढ़े ना, अब थोड़ा सा समझा देते हैं भाई, आपकी किताबें में बातें लिखी गई हैं। अब गया तुरंत इसके बाद साइन शब्द का जो संक्षिप्त रूप था, उसको साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा। यानी साइन को लैटिन भाषा में क्या किया गया? साइनस कर लिया गया। क्या कर लिया गया? और तुरंत पूरे यूरोपीय देशों में किताबों में जोड़ दिया गया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? अब देखो, खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुटर, जिनका जन्म कब हुआ था? इसको 581 ये जन्म है, और ये क्या है? उनका मृत्यु है। समझ में आ रहा है ना? ईयर है दिया है, सन ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ ईयर, यानी बर्थ ईयर है, और डैड ईयर है, डेट ईयर है, जो भी हो, मतलब जब भी उनका खत्म हुए, कहानी खत्म, ने पहला शब्द संकेत साइन का प्रयोग किया था। यानी साइन जो था, इसी को यूरोप में क्या किया गया? साइनस किया गया। क्या किया गया?
और एडमंड गूटर ने इसका संक्षिप्त रूप क्या लिया? साइन लिया। कहानी खत्म, किताब में है, देख लिया। अगला देखो, शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण के साइन का अभिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। बहुत कठोर वर्ड है, समझ लो, रह समझो। साइन फलन, कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण, उसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकाला गया, पूरक कोण, समझ में आ रहा है ना। और कंप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल निकाला गया। उसके बाद उसको साइन का प्रयोग किसके रूप में किया गया? कोसाइन का। आर्यभट्ट ने इसे कोटिजिया का नाम दिया था। नाम कोसाइन का उद्गम एडमंड गूटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनस मुरे ने पहल संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। कॉस का प्रयोग किया था। इतना बात समझ गया? कोई दिक्कत? चलो, टैन का भी इसी क्रम में यूज हुआ था। अब इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको क्या करना है भाई? क्वेश्चन देखना है 8.1 का। फटाफट कुछ क्वेश्चंस देखते नहीं चलते हैं। 8.1 का कुछ क्वेश्चन है। अब देखो भाई 8.1 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देख लो मेरे बाबू। 8.1 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है भाई? बोलो। पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, चलो भाई त्रिभुज ABC में, ये ABC अलग त्रिभुज है, ये वाला है नहीं, कटिंग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC में मान 9, यहाँ 9 है, यहाँ क्या है 9, समझ में आ रहा है ना। मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख लो त्रिभुज ABC बना लो। पहले क्या बना लो? त्रिभुज ABC बनाओ। तो त्रिभुज ABC बना लो, बन गया। निम्न लिख दो ABC, कोण B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 है, तो लाजमी है कि 25 होगा। पढ़कर आए हो ना? नहीं समझ में आ रहा? निकाल लो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब AC बराबर √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान 24 टोटल द होल स्क्वायर प्लस BC का मान 7 टोटल द रूट कर लो मेरे भाई। तो 576 होगा प्लस 49 होगा, ऐड करोगे तो 625 होगा, बराबर 25 निकल आ जाएगा। वर्गमूल कितना होगा इसका? 25 होगा। इतनी बात समझ गया? अब क्या कह रहा है कि साइन A, अभी तो बताया ना, पहले मान निकाल लो। सारी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकल गया। यानी अब आपको क्या निकला? AB इक्वल आपने निकाला कितना? 24 पहले से दिया था। BC इक्वल कितना था? 7 पहले से दिया था। AC इक्वल आपने क्या निकाला? 25, जो पहले से नहीं बल्कि आपने निकाला। आपने क्या यूज करके निकाला? तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यही काम न किया। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? साइन A का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है? साइन A। तो हम क्या पढ़ कर आए हैं? P/H। अच्छा, A, कोण A के लिए A लंब होगा ना, यानी BC भुजा क्या होगी? लंब होगी, परपेंडिकुलर, और AC भुजा कर्ण। तो BC का मान क्या है? 7/25। अब क्या पूछा जा रहा है भाई? कॉस A। कॉस A, तो कॉस A के लिए क्या पढ़ कर आए? B/H। और कोण A के लिए आधार का काम कौन सी भुजा? AB भुजा करेगी ना, AB भुजा होगी। आधार का काम कौन सी भुजा? AB। तो AB/AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24/। उसी तरह से साइन C आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? साइन C। तो इस कोण के लिए लंब कौन सी भुजा? AB, और आधार कौन सी भुजा? समझ में आ गया? नहीं आया? बन जाएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? उतारना है? चलिए उतार लीजिए, आगे बढ़े ना आप? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी करें, बहुत गर्मी, लाइट ही नहीं है यार।
कहाँ से एसी चलेगा? थोड़ी गर्मी बर्दाश्त करो, लाइट नहीं है यार, बिकॉज ऑफ सम इशू। आगे बढ़े ना, चलो अब देखो तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपकी किताब में देखो भाई, कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, ऐसे ही हम लिख देते हैं। चलो, एक त्रिभुज दिया गया पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 12, और इसका मान कितना दिया है? 13। इसका मान ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। आप निकाल लोगे 13 द होल स्क्वायर माइनस 12 द होल स्क्वायर रूट में बराबर क्यू आर, और कितना हो जाएगा भाई? 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर, तो 25 रूट में बराबर क्यू आर बराबर 5 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में tan p माइनस कॉट आर का मान निकाला है। tan p माइनस कॉट आर का मान निकाले। ए दिया था, ए क्या था? दिया था, ए भी दिया था, हमने ए फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है ना? तो कह रहा है कि tan p, सेकंड नंबर क्वेश्चन है भाई, कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। COT कॉट आर का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, निकल जाएगा ना? क्या करोगे? tan p, तो सबसे पहले tan p बराबर माइनस कॉट आर। tan p के लिए क्या पढ़ कर आए हो? p अपॉन b, माइनस कॉट आर के लिए क्या? b अपॉन p। और tan p, p के लिए भुजा, p के लिए लंब भुजा कौन सी होगी? क्यू आर होगी ना। b आधार के लिए कौन सी भुजा होगी? पी क्यू, माइनस कॉट आर, आर के लिए देखो मेरे भाई, आर के लिए आधार कौन सी भुजा होगी? क्यू आर, और लंब कौन सी भुजा होगी? पी क्यू। अब देखो ना, ये तो घट जाएगा ना, मान रख लो। क्यू आर का मान कितना है? 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन 12 इक्वल टू, नहीं समझे? नहीं समझे? लंब आधार पहचानने आया है ना? कोई दिक्कत? कोण बदलेगा, लंब बदल जाएगा, कोण बदलेगा, आधार समझ में आ रहा है ना? और ये पहचानने आ गया तो फिर त्रिकोणमिति बहुत आसान, बहुत आसान। क्लियर? उतार लोगे फटाक से, हो गया पक्का? आगे बढ़े ना। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन बताइए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी किताब में? यदि साइन ए बराबर 3/4 है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लो। साइन ए इक्वल टू 3/4 है, 3/4 है तो क्या ज्ञात करना है भाई? कॉस ए तथा tan ए का मान निकालना है। मान ज्ञात करें, करना कुछ भी नहीं है भाई। पहले देखो सॉल्यूशन में क्या करना है आपको? करना कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अब देखो साइन ए इक्वल टू दिया 3/4, इसके लिए आप पढ़ कर आए P/H, यानी P का मान क्या हो गया? P बराबर 3, H बराबर क्या हो गया? 4, तो B बराबर कितना हो जाएगा? रूट ओवर पढ़े हैं ना, H² माइनस P²। H का मान कितना है भाई? 4 द होल स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 बराबर √7, √7। बी का मान मिल गया। क्या पूछा जा रहा है? कॉस ए, एंगल सेम है भाई, तो ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब एंगल सेम पूछा जाए तो ट्रायंगल ना बनाओ, एंगल जैसे बदल दे। यही पूछता कि tan C का मान निकालना है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत ट्रायंगल खींचते हैं, तुरंत ट्रायंगल खींचते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो tan A जब एंगल सेम हो, थीटा का मान सेम हो, तो त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूछा जा रहा है? अब क्या पूछा जा रहा है? कॉस ए, क्या पढ़ कर आए हो? B/H, B का मान क्या निकाले हो? √7, H का मान क्या है बाबू? 4 है। अब क्या पूछा जा रहा है फिर तुमसे? tan A पूछा जा रहा है। क्या पढ़ कर आए हो? P/B, P का मान क्या है भाई? ऊपर देख लो 3, और B का मान कितना है? B का मान कितना है? √7। क्लियर है? पक्का? तीसरा बन जाएगा पक्का? उतार लो फटाक से, जल्दी उतारो। हो गया?
चलो आगे बढ़ें हम लोग, पक्का आगे बढ़ें। अच्छा, समय का अभाव हो गया, घड़ी दिखा रहे हैं आप लोग। चलिए, समय का बस बहुत जल्दी अभाव हो गया। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन बोलिए तो बाबू, चौथा क्वेश्चन बोलिए फटाक से। चौथा क्वेश्चन, 15 कॉट ए बराबर 8 है। देख लो 4 नंबर क्वेश्चन देखो तो, देखो 15 कॉट ए, देखो मेरे बाबू बोर्ड पे ध्यान से, 15 कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। आप क्या करो, सबसे पहले इसको, अरे सुनो सुनो, पहले इसको नीचे भेजो। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15, और पढ़कर क्या हो, पी अपॉन, ओए होए होए होए, बी अपॉन पी पढ़ कर आए हो ना। क्या पूछा जा रहा है, बी बराबर मान निकल गया 8, पी बराबर 15, बी बराबर कितना मिला 8, पी बराबर कितना मिल गया 15। पढ़, क्या पूछा जा रहा है तुमसे, साइन ए और सेक ए, एंगल सेम है ना, त्रिभुज बनाने की ज़रूरत है नहीं है, पक्का। चलो अब एच का मान निकालना है तुमको ना, तो एच बराबर क्या है पढ़े हो, एच बराबर क्या पढ़े हो, √π² प्लस पी का मान कितना है भाई, 15 द होल स्क्वायर प्लस 8 द होल स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64 इक्वल टू 289 इक्वल टू 17 हो जाएगा। चलो क्या पूछा जा रहा है, साइन ए, साइन ए के लिए क्या पढ़े हो, पी अपॉन एच, पी का मान कितना है भाई 15, एच का मान कितना है 17, सेक ए क्या पढ़े हो, एच अपॉन बी, एच का मान कितना है 17, बी का मान कितना है 8। हो गए भाई, निकल गए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्या है, ऐसे बन जाएंगे। अब आप घर पे ट्राई करना, आप घर पे बाकी ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगले वीडियो लेक्चर में आपको सारे सवाल के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर है ना, पक्का। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहीं पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।